हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की। ठीक है, एल्केन्स के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज में हमने एल्केन बनाने की जो जनरल मेथड्स होती हैं, सामान्य विधियां होती हैं, वो सब देख ली थी। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वो वाली वीडियो भी जाके सारी चेक कर सकते हो। तो आज हम क्या बात करने वाले, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की, कि एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो, आप बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स की। तो देखो, हमने आपको एल्केन्स के बारे में तो पढ़ा ही दिया था कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स जो होते हैं CnH2n प्लस टू, CnH2n+2 सूत्र के यौगिकों को एल्केन कहते हैं, जिसपे हमने आपको पूरा सूत्र भी बनाना सिखाया था, CH4 C2H6 C3H8। इसी प्रकार से ये सब क्या है, एल्केन है। मतलब आप इस n की जगह 1 2 3 इसी टाइप से आप इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, 1 रखते हो तो ये मिलेगा, 2 रखते हो तो ये मिलेगा, 3 रखते हो तो ये मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्या, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम कहते हैं भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन के भौतिक गुण। तो देखो, भौतिक गुण के बारे में बताते हैं आपको। भौतिक गुण क्या होते हैं, तो पहला नंबर इसका भौतिक गुण है, ये जो आपके 4 एल्केन्स होते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज। तो यहाँ पे लिखते हैं द फर्स्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज। मतलब जो आपके शुरुआत के 4 एल्केन्स हैं, जैसे ये मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया C3H8 और ब्यूटेन हो गया C4H10। ये जो फर्स्ट 4 एल्केन्स हैं, ये क्या कहा गया, ये कलरलेस गैसेज है। पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज। मतलब जो फर्स्ट आपके 4 एल्केन्स है वो क्या है, कलरलेस गैसेज, अर्थात रंगहीन। कलरलेस का मतलब जिसपे रंग ना हो, कलर ना हो, तो रंगहीन क्या है, गैसेज। ये जो द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज, मतलब ये जो फर्स्ट के 4 एल्केन्स हैं ये क्या है, कलरलेस गैसेज है। और फिर इसके बाद जो और एल्केन है वो क्या है आपके, तो लिखते हैं द नेक्स्ट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, द नेक्स्ट 13 पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस लिक्विड्स। मतलब कि देखो, आपसे हमने कहा द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज, जो फर्स्ट के 4 एल्केन्स है ये क्या है, रंगहीन गैसेज हैं। फिर कहा गया द नेक्स्ट, मतलब 4 के बाद के जो 13 आपके और कंपाउंड हैं, द नेक्स्ट 13 पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन तक, द नेक्स्ट 13 अर्थात जो इसके बाद के 13 है, पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक, पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक, ये सब क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5, और पेंटेन है तो C5H10। इसी प्रकार से पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन तक सब क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स का मतलब है द्रव, कलरलेस अर्थात रंगहीन द्रव है। तो देखो, फर्स्ट 4 एल्केन्स क्या है, पहला इसका भौतिक गुण है द फर्स्ट 4 एल्केन्स आर कलरलेस गैसेज। मतलब जो प्रथम 4 एल्केन है वो क्या है, रंगहीन गैसें हैं। और द नेक्स्ट 13 पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस लिक्विड्स, और जो पेंटेन से लेकर हेप्टाडेकेन तक है ये क्या है, कलरलेस लिक्विड्स। ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स है। और इसके बाद के जो आपके हेप्टाडेकेन के बाद के जितने भी 60 नंबर तक है, कार्बन 60 तक, वो सब क्या है, कलरलेस सॉलिड्स हैं। तो देखो, वो भी लिख देते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, आप देखो, हमने इसके आगे लिख दिया कार्बन 18 एंड मोर कार्बन एल्केन्स आर सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब देखो, आपके पहले आपने देखा 4, मतलब जो फर्स्ट 4 एल्केन्स थे वो कलरलेस गैसेस थी। फिर उसके बाद दी नेक्स्ट 13, मतलब पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक सब क्या है, कलरलेस लिक्विड्स। और फिर हेप्टाडेकेन के बाद जो कार्बन 18 से लेकर आपकी जो और आगे की जितने भी कार्बन तक हैं वो सब आपके क्या है, सॉलिड्स हैं, अर्थात ठोस हैं, वो भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर अर्थात साधारण ताप पर। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, साधारण ताप पर जो फर्स्ट 4 एल्केन्स हैं वो कलरलेस गैसेज हैं। फिर उसके बाद के नेक्स्ट 13 पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस लिक्विड्स एंड कार्बन 18 एंड मोर कार्बन एल्केन्स आर सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब कि जो प्रथम के 4 एल्केन
है वो गैस है चारों, और फिर जो आपके 13 तत्व हैं या 13 कंपाउंड्स है पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक वो कलरलेस लिक्विड्स है, और फिर कार्बन 18 एंड मोर कार्बन एल्केन्स आर सॉलिड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब उसके आगे कार्बन 18 से लेकर आगे के जितने भी हैं वो क्या है आपके ऑर्डिनरी टेम्परेचर या साधारण ताप पर क्या है सॉलिड्स है। तो ये इसका पहला भौतिक गुण है कि फर्स्ट 4 आपके गैस हैं, फिर उसके बाद की लिक्विड है आपके पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक, फिर 18 से लेकर जो आगे के हैं वो सॉलिड्स हैं। तो ये इसका पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है। आप देखो अगला देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, तो पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं हिंदी पे क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कैसा होता है, ठीक है, तो वो देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका जो एल्केन्स का वो क्या होगा, देखो वो होता है आपका नंबर ऑफ एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी नॉर्मल एल्केन का, नंबर ऑफ एल्केन नहीं नॉर्मल एल्केन का। ठीक है, नॉर्मल एल्केन्स का, या डायरेक्ट एन भी लिखा रहने देते, नॉर्मल एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब कि क्या कहा गया, देखो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है या समानुपाती होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। मतलब कि इसका मतलब समझो, जो नॉर्मल एल्केन का क्वथनांक होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्यान से समझो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर कार्बन एटम्स की संख्या घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। कैसे वो बताते हैं। आप जैसे मान लो पहला तत्व है मेथेन CH4, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अभी थोड़ा कम होगा। अगर इससे ऊपर जाओगे C2H6 तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कहा गया जैसे जैसे कार्बन एटम्स की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर 1 कार्बन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ही 2 कार्बन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। अगर कार्बन 3 हो गए, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा, 4 कार्बन हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, कि मतलब जैसे जैसे आपका कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे मेथेन था तो इसका कम है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। मान लो जो मेथेन है इसका कम है, फिर इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एथेन का, फिर इससे ज़्यादा होगा प्रोपेन का, फिर इससे ज़्यादा होगा ब्यूटेन का, फिर इससे ज़्यादा होगा आपके जितने भी तत्व आगे आते जाएंगे उनका। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा और भी जो आएगा आगे। ठीक है, C6 और H14, इसी प्रकार से आगे जितने भी तत्व आएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे कार्बन एटम्स की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये है इसका दूसरा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, कि नॉर्मल एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे आपका नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये आपको समझाने के लिए प्रोपोर्शनल पे लिख दिया। आप सीधा सीधा स्टेटमेंट लिखना कि नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जैसे जैसे मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगी वैसे वैसे एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये था दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज का। आप देखते हैं अगला। अब अगला नंबर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं गलनांक। ठीक है, गलनांक कहते हैं इसे मेल्टिंग पॉइंट को। तो ये क्या होता है, ये भी क्वथनांक के जैसा या बॉइलिंग पॉइंट के जैसा ही होता है। जैसे जैसे आपका नॉर्मल एल्केन, जैसे आप लिख सकते हो नॉर्मल एल्केन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट MP होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। ठीक है, तो ये भी उसी तरह होगा, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। जैसे जैसे आपका नॉर्मल एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन एटम की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मेथेन की कम है मेल्टिंग पॉइंट, उससे ज़्यादा एथेन का हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक। ठीक है, C3H8 का और ज़्यादा, C4H10 का और ज़्यादा, तो इस टाइप से होगा। तो क्वथनांक और गलनांक जो है, क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो दोनों उसी तरह बढ़ेंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका नॉर्मल एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल एल्केन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था दोनों बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला देखते हैं।
आप देखो अगला नंबर आता है पॉइंट हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता, कि एल्केन किन में विलेय होंगे या सॉल्युबल होंगे। तो देखो एल्केन नॉन पोलर होते हैं। पहला आपको बताया हमने पॉइंट कि एल्केन नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर को समझते हो? नॉन पोलर मतलब आध्रुवी। आध्रुवी क्या होता है? जैसे देखो ये आपका CH4 है, अगर बात करें इस पर कोई आपका आयन उपस्थित है तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में कोई आयन नहीं होता। और अगर इसी प्रकार HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो इसमें प्लस आयन होता है, इस पे माइनस आयन होता है। तो प्लस और माइनस आयन ये जो दोनों उपस्थित हैं इसे कहते हैं पोलर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोलर आयन या ध्रुवीय आयन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पोलर आयन या ध्रुवीय आयन। लेकिन आपका मीथेन जो है CH4 ये एक प्रकार का एल्केन है, इस पे कोई भी आयन नहीं होता, अर्थात ये नॉन पोलर होते हैं या अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया एल्केन नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि CH4 में कोई भी आयन उपस्थित नहीं है। इसलिए हमने कहा देयरफॉर नॉन पोलर एल्केन्स और सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मतलब एल्केन नॉन पोलर होते हैं, पहली बात कि एल्केन अध्रुवीय होते हैं। देयरफॉर अर्थात अतः, हिंदी पे कहते हैं अतः, नॉन पोलर एल्केन्स अर्थात अध्रुवीय एल्केन्स आर सॉल्युबल अर्थात विलेय है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, अध्रुवीय विलायकों पे। ठीक है, तो पहली बात हुई कि एल्केन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। देयरफॉर नॉन पोलर एल्केन अर्थात जो नॉन पोलर एल्केन होंगे किसमें सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब अध्रुवीय विलायकों में ही वे घुल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है अध्रुवीय विलायकों का, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, Cl4 CCl4, इसे पायरीन के नाम से भी जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ETC लिख सकते हो। तो जो एल्केन होते हैं वो इन पर घुल सकते हैं या सॉल्युबल हो सकते हैं CCl4 पर और C6H6 पे, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या अध्रुवीय विलायक हैं। तो आपने क्या जाना? एल्केन नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर नॉन पोलर एल्केन्स आर सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, CCl4 C6H6 ETC। ठीक है, तो ये है इसका अगला आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी के एल्केन्स के कैसे और किन पर घुलते हैं? केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स पर ही घुलते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं। आप देखो अगला पॉइंट आता है इसका डेंसिटी। डेंसिटी भी आपकी एल्केन्स की डेंसिटी कैसी होती है? तो एल्केन्स जो होते हैं, पढ़ो, कह रहा दी डेंसिटी ऑफ एल्केन्स सो आर डिफाइनाइट राइज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। ठीक है, आपसे हमने कहा दी डेंसिटी ऑफ एल्केन्स, मतलब जो एल्केन्स की डेंसिटी या घनत्व, हिंदी पे कहते हैं घनत्व, जो एल्केन्स की डेंसिटी या घनत्व होता है वो क्या होता है? सो आर डिफाइनाइट राइज, मतलब वो कब बढ़ते हैं आपका? विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। जैसे जैसे एल्केन्स का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एल्केन्स की डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे एल्केन्स का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एल्केन्स की डेंसिटी या घनत्व बढ़ेगा। मोलिकुलर वेट को हम सीधा सीधा कह सकते हैं हिंदी पे अणुभार। जैसे जैसे एल्केन्स का अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डेंसिटी या घनत्व बढ़ेगा। अणुभार कैसे निकाला जाता है? जैसे CH4 एक मेथेन नाम है इसका, इसका अगर अणुभार आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है आपका 1, तो यहाँ 1 कार्बन तो 12 प्लस हाइड्रोजन 1 तो 1 गुणे 4, यहाँ से निकाल सकते हो 12 और प्लस 4 आएगा, 12 प्लस 4 16। तो यहाँ पर से मेथेन का जो मोलिकुलर वेट आया वो आया 16। इसी प्रकार अगर एथेन का निकाले C2H6 का तो वो कितना आएगा? 12 इंटू 2, देखो यहाँ पे 2 कार्बन तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 इंटू 6, 12 दूनी 24 प्लस 6 मिला के 30। अगर C3H8 का निकालो तो क्या आएगा? 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8। ठीक है, देखते रहना, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1, जोड़ दोगे 12 3 36 8 44 या 44। ठीक है, तो देखो हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा डेंसिटी ऑफ एल्केन्स सो आर डिफाइनाइट राइज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होगा मोलिकुलर वेट वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। देखो मेथेन का था 16, एथेन का 30 और C3H8 का 44। तो मतलब जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मेथेन की डेंसिटी कम होगी, फिर एथेन की उससे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, प्रोपेन की उससे ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, देखो C4H10 का निकालोगे तो उसका कितना निकलेगा? आपको डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 12 चौको 48 10 58 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे नीचे जाओगे आप वैसे वैसे आपको जैसे जैसे कार्बन की नंबर्स बढ़ेगी, हाइड्रोजन की नंबर्स बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका मोलिकुलर वेट और ज्यादा आता जाएगा। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हो कि डेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? यहाँ लिख लेना, एल्केन्स की डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के। ठीक है, किसके मोलिकुलर वेट के? आपके एल्केन्स के। ठीक है,
तो सिंपल यहाँ पे आप लिख सकते हो मोलिकुलर वेट के। तो यहाँ पे लिख लेना सही से कि एल्केन्स की डेंसिटी जो होती है वो एल्केन्स के मोलिकुलर वेट के समानुपाती या प्रोपोर्शनल में होती है। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट जैसे जैसे आपका मोलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे एल्केन्स का मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, देखो 16 पहले है, फिर 30, 44, 58, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कि डेंसिटी ऑफ एल्केन्स सो डिफाइनाइट राइज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आपको थोड़ा समझा दें। आप देखो ये जो आपको यहाँ पे टेबल शो हो रही है, ठीक है, उस पे हमने आपको दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तब भी आप जैसे जैसे मेथेन से नीचे तक आओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जैसे जैसे कार्बन की नंबर्स बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आपका कार्बन की नंबर बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप डेंसिटी को देखते हो तो डेंसिटी कब बढ़ेगी, जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। अगर एक कार्बन है तो मोलिकुलर कम होगा, इसी प्रकार C2H6 पे आओगे तो मोलिकुलर वेट और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे नीचे आओगे मोलिकुलर वेट भी बढ़ता जाएगा। आप देख रहे होगे टेबल पे आपको मोलिकुलर वेट भी नीचे आने में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, डेंसिटी भी बढ़ती दिखेगी। मोलिकुलर वेट जब बढ़ेगा जब डेंसिटी देखो मोलिकुलर वेट जो था आपका किसके प्रोपोर्शनल में था, डेंसिटी के। मतलब अगर मोलिकुलर वेट बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वही चीज़ है कि अगर आप मोलिकुलर वेट को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे कार्बन की नंबर बढ़ेगी, मोलिकुलर वेट भी उनका बढ़ता जाएगा, तो डेंसिटी भी आपको देख सकते हो टेबल में बढ़ती जा रही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस पूरे चार्ट को देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आसानी से समझ सकते हो कि जैसे जैसे कार्बन की नंबर बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको डिस्क्रिप्शन पे BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर और वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।